परवीन मुखजा जी हाजिर हो। हाजिर हो। नाम भी है काम भी है, नाम भी है काम भी है, बेवजह बदनाम भी है। संगीत की सुर संगम सुबह और शाम भी है। बॉलीवुड सिंगर को सुरों से सजाया है, वैसे तो मुखीजा जी को प्यारा सा सलाम भी है। जज साहिबा, आज हमारे कटघरे में एक हरियाणा की शान, पहचान और आन बान जिस तरह बोलते हैं, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, जो एक बहुत ही बड़े घराने से संगीत की शिक्षा जिन्होंने ली है और उल्टी शिक्षाएं भी काफी ली हैं कि संगीत के जिन्होंने सुरेश वाडीकर जी को, आशा भोसले जी को, अनूप जलोटा जी को, जगजीत सिंह जी को अपने सुरों से सजाया है। और आज वो एमकॉम मतलब बिजनेस, आप सोचिए कि बीकॉम एमकॉम वो डिग्रियां इन्होंने ली हैं और वहां तक संगीत की एक ये कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाइयों तक सफर जो इन्होंने किया है, और उसमें बहुत सारी आरोप इनके ऊपर हैं जो आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो मुखीजा जी, आपको यहाँ की अदालत की तरफ से बहुत बहुत ये कह सकते हैं कि बधाइयां, जो आपको यहाँ अपनी भड़ास और अपना एक जो दिल की बात कहने का एक मौका मिलेगा, और जो आरोप है जो दुनिया कहती है वो आप जवाब देंगे कि सच क्या है, असलियत क्या है, आप पर इल्जाम ऐसे क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जज साहिबा, इजाजत है मैं कार्रवाई शुरू करूं जी। तो प्रवीण मुखीजा जी, हाँ जी, आपकी संगीत की तालीम कहां से ली और कैसे शुरुआत हुई? मेरे संगीत की शुरुआत मेरे घर से हुई जी। घर में फादर साहब गाते थे? हाँ, उनको थोड़ा शौक था म्यूजिक का जी। हमारे घर में सुखमणि साहब का पाठ रखा जाता था जब मैं 4 साल का था जी। तो घर में जैसे तबला बजाता था थोड़ा बहुत, घर में माहौल था थोड़ा सा, जैसे भजन कीर्तन घर पे होता था। वो मेरी शुरुआत थी जब मैं 4 साल का था जी। उसके बाद फिर स्कूल में गया जी। स्कूल में अब मतलब पूरा बताऊं ना आपको, जैसे आपने पूछा। हाँ। तो फिर मैं स्कूल में गया। स्कूल में भी जैसे फंक्शंस होते थे, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उस पर खड़ा कर देते थे मेरे को, सुना भाई कोई गाना, तो थोड़ा गा लेता है। सरकारी स्कूल में पढ़ा था ना शुरू में, तो मास्टर ऐसे सुना दे भाई को एक आधा भक्ति गीत देशभक्ति गीत सुना दे कोई। तो सुनाता था मैं स्कूल में। ढोलक भी बजवाते थे मेरे से जी, और उसके बिल अलग से जो बनते थे उसके पैसे मास्टर खा भी जाते थे चलो ये एक अलग बात है। तो उसके बाद स्कूल के बाद मैं कॉलेज में गया जी, और गलती से मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, जाट कॉलेज। हाँ, मेरे चाचा जी बैंक में थे, SBI में। बोले बेटे ये गाना बजाने का काम ठीक को नहीं पढ़ ले, कोई नौकरी नाकरी लग जाए, क्यों चक्कर में पढ़ रहे गाना बजाने, कोई आने जाने नहीं। मैं कही दुआ दो जो भी स्ट्रीम दिलवानी है, कॉमर्स आर्ट्स जो भी है। बोला कॉमर्स कर ले यार, बैंक में लगवा दूंगा, कहीं क्लर्क लग जाएगा, फिर तो फील्ड ऑफिसर बन जाएगा। चलो जी, मैंने जाट कॉलेज एडमिशन लिया इस साल के, और पढ़ाई बड़ी तो क्या करनी थी, दिमाग में तो डेबिट क्रेडिट था ही नहीं। डेबिट ढोलक थी और क्रेडिट भी ढोलक ही थी, का कोई फंड ही नहीं था। हाँ ना, बैलेंस शीट समझ में आई ना लेजर समझ में आई, कुछ नहीं। आग लगे किसी फैक्ट्री में और हमारा बैलेंस खराब हो जाए, नंबर हमारे कट रहे थे। हाँ, तो फिर कॉलेज में एडमिशन के बाद मुझे एक फ़ायदा हुआ, मतलब मेरे म्यूज़िक करियर में, कि मैंने यूथ फेस्टिवल पार्टिसिपेशन शुरू किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन जिस कॉलेज में आप गए वो तो एक खिलाड़ियों के लिए वो मशहूर था। गवर्नमेंट कॉलेज में अमरजीत कौर मैडम जी संगीत के थे, और जाट कॉलेज के अंदर तो केवल उस टाइम
कबड्डी और उसके फुटबॉल और वॉलीबॉल ये थे, वहाँ संगीत का आपने ऐसा क्या चांस देखा और कैसे आपने उस संगीत के लिए वहाँ पे चुना? नहीं, एक्चुअली जाट कॉलेज कॉमर्स के लिए ठीक था जी। हिसार में, तो इसलिए मैंने जाट कॉलेज में एडमिशन लिया। जहाँ तक रही संगीत की बात, तो जाट कॉलेज में संगीत तो था ही नहीं जी। अब यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसे मैंने ऑडिशन दिया, तो पहले ऑडिशन में मुझे बाहर ही निकाल दिया। शर्मा जी होते थे हमारे, बड़े गुणी थे, वैसे तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो मैंने गज़ल सुनाई, था तो मैं बच्चा ही उस टाइम। तो बोला बेटे गाता तो तू ठीक है, अगले साल आइयो। तो मैंने कहा कोई नहीं शर्मा जी, अगले साल सही। तो फिर मैंने खुंदक में ना जाट कॉलेज से माइग्रेशन करवा लिया आदमपुर। बच्चा था ना मैं, तो वहाँ से फिर मैंने पार्टिसिपेशन शुरू किया। तो मेरे 4-5 प्राइज आ गए। फिर जाट वालों ने मुझे वापस बुला लिया, बोला गावा तो ठीक था, तो बोला भी ठीक है बजाओ था यो, बुला लिया इसने उल्टा। तो फिर जाट कॉलेज से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल तक गया। बहुत में जाट फिर कॉलेज आप की तरफ से। उसके बाद आप ओवरऑल ट्रॉफी भी जाट कॉलेज के लिए संगीत में लेकर आए बहुत कई साल, और शायद अब तक भी। हाँ, फिर उन्होंने मुझे हायर करना शुरू किया काफ़ी साल बाद जी। एज ए डायरेक्टर। हार कर उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया। हाँ, अब क्या करें, मतलब वो तो उसके बाद आप बॉलीवुड में वाडेकर जी के साथ भी, आशा भोसले जी के साथ भी, वहाँ का आप सफर किस तरह कन्वर्ट हुआ वहाँ तक? आपने फिर संगीत की आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको इतना परिपक्व बनाया? जब मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, तो हमारे हिसार से ही हैं, बड़े गुणी कलाकार हैं, उस्ताद आदमी महेंद्र शुक जी मुझे मिले वहाँ पे। बहुत खूब। उनसे मैंने सीखा जी। क्लासिकल। और फिर मुझे मिले तुलसी अनुपम जी, बहुत सिरसा से। जी जी। तो उनसे मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिलेटेड। उनके साथ मैंने तबला बजाया काफ़ी साल रिकॉर्डिंग्स में। फिर उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया जी। तो धीरे धीरे फिर मेरा शौक कीबोर्ड की तरफ ज़्यादा हो गया जी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली निकल गया हिसार से। मुझे शौक था म्यूज़िक प्रोग्रामिंग का। उस वक्त तो क्या होता था कि 94 की बात कर रहा हूँ मैं जी। जब मैंने मतलब म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया था। 94 में डेक पे रिकॉर्डिंग होती थी जी। शायद आपको ध्यान हो, मेरे को ध्यान। कैसेट होती थी ना। हाँ हाँ। फंस भी जाती थी कई बार। तो क्या होता था कि एसी भी नहीं होते थे उस टाइम। हाँ। गरीब स्टूडियो होते थे हिसार में, बहुत। है ना। तो क्या हम क्या करते थे, मैरिज पैलेस हायर कर लेते थे। तो क्या दरी बिछा के साउंड लगा के, तो वैसे हमने शुरुआत की थी हिसार में। जी जी। तो सब लाइव म्यूजिशियंस बिठा के ढोलक तबला कीबोर्ड गिटार ऐसे रिकॉर्डिंग, मतलब स्टूडियो का जो चलन शुरू हुआ हिसार में। जी जी। मतलब चलन क्या, मेरी जो शुरुआत थी म्यूजिक कंपोज करने की, तो हमने ऐसे ही किया था। ओपन एयर थिएटर ही बोल लो उसको, ओपन एयर थिएटर। हाँ, तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। जी। धीरे 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 फिर कीबोर्ड्स आने शुरू हुए जिसमें म्यूजिक प्रोग्रामिंग हो जाती। अब तो सॉफ्टवेयर आ गए ना। उस वक्त यामा के कुछ नए कीबोर्ड लॉन्च हुए थे, PSR 510, तो उसमें म्यूजिक प्रोग्रामिंग होती थी। वो इधर उस वक्त मतलब अपने हरियाणा में लोगों को कम पता था कि कीबोर्ड में म्यूजिक प्रोग्रामिंग भी हो जाती। तो मेरा एक दोस्त था, पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, सरदार था एक मेरा दोस्त, उसको मैं आज भी सरदार ही बोलता हूँ, नाम तो उसका गुरप्रीत है जी। तो वो टेक्निकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो हम लोग किसी फंक्शन में मिले थे जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो हमारी एक जोड़ी बनी। हम लोग फिर क्या करते थे, म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते थे कीबोर्ड पे। फिर उस ट्रैक को हम ट्रांसफर करते थे कैसेट पे। फिर उसके बाद उसमें एडिशनल तबला रिकॉर्ड होता था, ढोलक रिकॉर्ड होती थी। तो मतलब एक जुगाड़ करके हम कोशिश करते थे कि कुछ नया कुछ रिकॉर्ड कर पाए टेक्निकली। तो ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी 94 में। उस वक्त इतने सोर्सेज नहीं थे जितने आज हैं। अब तो आप बकरे से भी गाना गवा सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, है ना। तो आपका सफर इतना स्ट्रगल करके और आप बॉलीवुड तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद आप वापस हिसार आ गए। हाँ जी।
तो आपने फिर स्टूडियो लगाया, अपना म्यूजिक कंपोज करने लगे, जाट कॉलेज को ट्रॉफियां दिलवाई, ओवरऑल हाँ। ट्रॉफी, और बहुत सारा एक बहुत बड़ा नाम, एक ब्रांड बन चुका था कि प्रवीण मुखीजा, हाँ जी। और वो अपनी टीम को लेके आएंगे, वो विनर हैं, जी। और स्टूडियो लगा लिया कि उनका म्यूजिक अलग है। जी। तो आपको महेंद्र चुग जी ने सिखाया, आपको तुलसी जी ने सिखाया, जी। आपने किसको सिखाया? मेरे पास आए काफी लोग, स्टूडियो में गाने के लिए आए, गाने के लिए आए सीखने के लिए भी आए। जी। तो आजकल जो मतलब क्या बताऊं, नए नए जो सिंगर बनने आते हैं, वो पहला क्वेश्चन क्या होता है पता है उनका? क्या? पहला, कितने दिन में सीख जाऊंगा जी? तो आप एक बात बताओ, जी कोई प्रोसीजर तो होता होगा। जी। फिर वो अपना जवाब खुद ही दे देते हैं अपने सवाल का। बोला 6 महीने में तो सीख ही लूंगा। मैं जब तेरे पास सवाल का तेरे पास ही जवाब है तो मेरे से लेने क्या है? तो ये कितने साल का कैरियर आपका, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, कितने साल है? मैं 94 में 94, आज और आज 2021 है। शुरुआत हुई थी मेरी, मतलब रिकॉर्डिंग फील्ड में। आज तक क्या आपके स्टूडियो में कोई भी आपको, या फिर जितना बॉम्बे तक आप गए हैं, कहीं भी कोई भी आपको ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि जिसके अंदर आप अपने प्रवीण मुखीजा को आने वाले टाइम में ये देख सकें कि ये मेरा रूप है? हर टीचर, हर उस्ताद ये सोचता कि ये मेरा रूप बनेगा, और अब जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं और जब ये चलते हैं ना कि आओ गुरुजी, अरे नहीं नहीं नहीं, उस टाइम फिर वो अपना रूप देखते हैं। आपने ऐसा कुछ किया किसी के अंदर एक रूप देख? स्टूडेंट है मेरा, वो छोटा भाई भी है, सूर्य विकास रेलन है, कुरुक्षेत्र में है। Okay. और एक दो स्टूडेंट और भी हैं आउट ऑफ इंडिया, अभी वो उन्होंने मेरे से सीखा है। बाकी कई तथाकथित स्टूडेंट भी आते हैं। हाँ, तो आपके जो मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, जो मतलब संगीत को मतलब ऐसा समझते हैं जैसे मतलब अभी कढ़ाई में पकोड़े डाले कच्चे बेसन वाले और 5 मिनट में तैयार होके बाहर लिख डाऊं, तो ऐसा तो है नहीं म्यूजिक। तो आप आज के यहाँ के स्टूडेंट्स को संगीत, आपके मायने में संगीत क्या है और यहाँ क्या बन चुका है? आप परेशान हैं या बहुत खुश हैं? आज इंडस्ट्री कहते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ऊपर उठ चुकी है, और कल जो गुणी लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्या गंद हो गया ये ऐसा नहीं, क्यों? हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर उठ चुकी है। किस मामले में उठ चुकी है? कहते हैं सब गाने सुनने में? हाँ, आप क्या, आप कैसे एक मानते, गाना उठी आया है या था, नहीं? एक सुरेश वाडेकर जी का गाना आया था हरियाणवी, जी, आया मेरे था ना? पाछे पाछा मेरे उनका। पाछे पाछे आऊं। हाँ, अभी ऐसे गाने बन रहे हैं क्या, आपको लगता है? लेकिन क्या आप ही का एक अभी सवाल था कि उस टाइम इतने सोर्स नहीं थे। कौन से आज source? हनी सिंह का टाइम है और आज जानी और बी प्राक का टाइम है, तो उसमें फिर ये मानिए कि जो बॉलीवुड के सिंगर, जैसे सोनू निगम का, अरिजीत सिंह का, वो अपना अपना स्टाइल होता है। तो वक्त के अनुसार अगर बदलने नहीं, सुरेश वाडीकर जी को कॉपी करते रहेंगे तो फिर वो वहीं रुक जाएगा संगीत भी। नहीं, मैं सुर की बात कर रहा हूँ। मैं सुरेश वाडेकर जी की कॉपी, मैं बादशाह को भी सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बादशाह से नफरत है। तो हरियाणा में बादशाह है, हरियाणा में सुरेश वाडीकर है, क्या है हरियाणा के अंदर? क्या, मैं बेसिकली हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में देखो, हरियाणा में एक प्रॉब्लम। बादशाह, सुनिए सुनिए, आपकी बात काटता हूं मैं। हाँ जी। हरियाणा में हर कोई सिंगर स्टूडियो में बादशाह बन के आता है, हाँ, फिर वो जाता, कई बार सुना कि आप सिंगर जाते हैं और आप उनको भगा देते हैं। हाँ। आप उनके गाने भी ये कह देते हैं कि हाँ। भाई मेरे को नहीं करना। हाँ, तो स्टूडियो तो प्रोफेशन के लिए होता, कमाई के लिए होता, तो आप उनको ऐसा, बहुत कलाकारों की शिकायत है कि वो हमारा गाना नहीं करते। आप अगर संगीत के वो हैं, ठीक है। स्टूडियो आपका, तो क्यों नहीं करते आप गाना उनका? बात ये है कि नहीं, जिस मेहनत से मैंने म्यूजिक सीखा है ना, जी, तो अब वो नए नए सिंगर आते हैं, पहले तो मुझे समझाने लग जाते हैं, बोले छठा काड़ा देना, मैं तो बाजे में को नहीं हुआ अब वो छठा काड़ा कहाँ से बनवा के लगाऊं बाजे में? हाँ, अब वो मेरे को यूं भी कहता है कि हिप हॉप गाना करना है जी 140 पे। अब उसको ये नहीं पता कि हिप हॉप जो बीट होती है 140 पे होती नहीं है, मतलब उसका टेम्पो 140 नहीं होता। आपकी बात पे मेरे को याद आया कि एक स्टूडियो में मैं भी गया हुआ था, तो उनको ये नहीं कि भाई कैरवा बजा दे, दादरा बजा दे, आड़ा चौताल बजा दे, तीन ताल, नहीं मेरे को ये चाहिए। हाँ, तो फिर मैं बोला मैं तो टोल पर पाऊंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। या फिर हसीना से बात करो। हाँ, तो क्या उसमें आपके पास, आपका अब तक मार्केट के अंदर जिस तरह के बहुत बड़े मैं क्या नाम लूं कि सिंगर्स, आजकल म्यूजिक डायरेक्टर जितने बड़े बड़े नाम हैं, हाँ, आपका क्यों नाम नहीं है?
नहीं, मेरा नाम हो या ना हो, उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, इस बात से मैं कई सेटिस्फाइड। म्यूजिक डायरेक्टर ये बोलते हैं कि उनका तो नाम ही नहीं है, उनको कोई जानता ही नहीं, उनके कोई हिट गाने ही नहीं है, क्यों? तो फिर ऐसा क्यों है कि आपका नहीं, कोई... कौन से हिट गाने मतलब होने चाहिए? जो जैसे सैंडल, जूतियां, जुराबें जो गाने बन रहे हैं, ये होने चाहिए। तो अब मेरे पास लिरिक्स ले गए, तेरी भूरी पिंडी, बिल्ली जैसी पिंडी, उसको मतलब उन गानों के म्यूजिक बनाऊं? तो क्या आप इससे खुश नहीं है? नहीं, मैं सुर से खुश हूँ, पर कम से लिरिक्स तो हो ना, जी, है ना? अभी तो एक गाना दलेर मेहंदी का बड़ा हिट हुआ था, रांझा मियाँ छड्डो यारी चंगी नहीं इश्क बीमारी, इश्क ना छड़दा कुछ भी बल्ले, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले। इश्क ना छड़दा कुछ भी बल्ले, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, गाना वो भी हिट था। बात वो नहीं है, कम से कम लिरिक्स में तो कुछ हो। हरियाणा वालों ने चप्पलें, जुतियां, सैंडल, चाची गंडास, ये क्या, ये कल्चर को खराब करने वाले गाने या कल्चर को ठीक करने वाले गाने? हमारे पुराने टाइम में हरियाणा में सांग होता था जी, जो सांगी होते थे जी, वो आज भी हैं, जी, उनकी पीढ़ी अभी भी चल रही है, जी, जी, तो उनको क्यों नहीं सुनते ये लोग? मैं किसी सिंगर की बुराई नहीं करना चाहता, जी, जी, उनसे सिर्फ ये पूछ लो जो हिट कलाकार हैं, जो यहाँ पे जो हरियाणा में जो कुछ लोग हैं, मतलब जी, जी, जो सुरीले भी हैं। जी, मैं ये नहीं कहता उनको ग्रामर सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जी, कि ग्रामर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए म्यूजिक की, लेकिन आनी बहुत जरूरी है। नहीं सीखना चाहते तो अलग बात है, उनसे ये पूछो कि तुम्हारा सुर क्या है, सबसे पहले तो ये पूछो, उनको पूछो एक बार, तो उनको पता ही नहीं है। हिट तो कोई भी हो जाएगा, हिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। तो फिर आप उनको बताओ ना कि आपका सुर ये है। नसीरुद्दीन शाह इतना हिट नहीं है, अमिताभ बच्चन हिट है, ऋतिक रोशन हिट है, तो क्या नजीर को एक्टिंग नहीं आती? एक्टिंग की कमाल की बात, वो इंस्टीट्यूट है, हाँ, और आप भी एक इंस्टीट्यूट है। तो लेकिन उनसे एक इंस्टीट्यूट का, जिस तरह नसीर साहब का आपने जिक्र किया, हाँ, वो संगीत की थिएटर के बादशाह हैं, थिएटर किंग हैं। वो मूवीज भी करते हैं, मूवीज करने के बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और हर जगह परफॉर्मेंस देने के लिए एक परफॉर्मेंस भी करते हैं। क्या आप ऐसा काम करते हैं कि ठीक है आपका माहौल नहीं है, क्या आप अपना माहौल कहीं और दिखाते हैं किसी महफिल में? आप लोगों की बैठकी क्यों नहीं होती? जिस तरह के कहीं भी किसी भी कंपनी में, किसी भी उसमें आप संस्था में, और हर एक की बैठकें, पार्टियां, मीटिंग्स, इस ढंग की महफिलें होती हैं, थिएटर वालों की भी होती हैं जी। आपकी संगीत की ऐसी महफिल है जिनमें उनको पता भी चले कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत। कभी भी मैंने ऐसा सुना ही नहीं कि संगीत वाले कभी इकट्ठे होते, ऐसा तो क्यों? इसमें मेरा फॉल्ट नहीं कि इस हार में महफिलें नहीं होती। मैं जब मेरा मन करता ना म्यूजिक का, तो मैं बाजा लगे खुद ही गा लेता हूँ। वो महफिल नहीं कैसे, तो हम भी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, महफिल की बात पे आ रहा हूँ। महफिल क्यों नहीं होती? क्या कि इस फील्ड में ना, म्यूजिक फील्ड में, वैसे हर फील्ड में जेलस होती है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते, तारीफें तो मतलब होती नहीं एक दूसरे की। सबसे पहले तो ये बात होती है, किसने गा दी ना बढ़िया, मान लो चलो मैंने ही किसी के गाने का म्यूजिक बना दिया, मेरा गाना कोई हिट हो गया, तो जो हमारे से सीनियर होंगे तो उसको कह दो ना, अभी प्रवीण ने यार बड़ा अच्छा पीस बजाया था, और नहीं उसको नहीं पता अभी। तो उसको नहीं पता, तो मैं कोई चीनी की दुकान तो खोल के बैठा नहीं, या पत्ती बेचूं मैं, है ना? तो क्या है कि तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो यहाँ क्या कि आपस में जो आर्टिस्ट है ना, जो कलाकार हैं, म्यूजिक फील्ड के जो लोग हैं, वो एक दूसरे से मिलना ही पसंद नहीं करते। महफिल तो बहुत दूर की बात है। अब ये कारण क्या है? कारण ये तो एक इंटरनेशनली बात है कि जेलस होती है, आर्टिस्टिक जेलस होती है। पर वो कारण मेरे को आज तक समझ नहीं आया पाया कि हिसार में महफिलें होती क्यों नहीं है। हिसार की बात, हरियाणा में थोड़ा सा म्यूजिक की ये बात करूँ, हरियाणा में नहीं महफिलें होती। हरियाणा में तो फिर हरियाणवी प्रोग्राम ही होते हैं जिसमें 4 हरियाणवी सिंगरों को बुलाया जाता है, बाद में कुर्सियां किधर होती हैं, सिंगर किधर होता है, बाजे वाले के पैसे नहीं देते वो लोग, ये भी सुना है मैंने। तो मुखिजा जी, आपके आज हमारे पास आपका एक ऐसा शागिर्द यहाँ पर हमने बुलाया है कि जो ये करता कि बहुत बड़े आरोप है, और वो ये कहता कि मेरे को कहीं भी जिन्होंने आप पर केस किया है, जिसके कारण हमने आपको अदालत में पेश किया है। अच्छा जी, बुलाइए। तो महेंद्र काद्यान जी, यो है भाई, कति यो है यार, कई दिन पछा यो फसाया आज से सही फसाद से। अदालत जारी है, अदालत जारी है।